13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब, जहां हजारों लोग जमा थे। फैमिलीज थी, बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग अपनी आजादी के लिए आवाज उठाने आए। ये बैसाखी का दिन था, एक त्योहार का दिन, लेकिन सिर्फ 10 मिनट में यह बाग एक कब्रिस्तान बन गया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेर किल्ड, 1000 इंजर्ड। ये था जलियांवाला बाग खूनीकांड, इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा और डार्क चैप्टर। ये हत्याकांड क्यों हुआ, इसके पीछे कौन था और इससे हम आज क्या सीखते हैं, आज हम इस कहानी को पूरा खोलकर देखेंगे। जलियांवाला बाग को समझने के लिए पहले हमें ब्रिटिश राज के बारे में बात करनी होगी। 1900 के शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे 150 सालों से कब्जा किया हुआ। उन्होंने हमारी इकोनॉमी, हमारी जमीन और हमारी जिंदगी सब कंट्रोल कर लिया। बट ये पावर उन्हें कैसे मिली? शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो 1600 ईस्वी में ट्रेडर्स बन के आए। धीरे धीरे उन्होंने इंडियन राजास को हरा दिया और पूरे देश पे कब्जा कर लिया। 1958 में जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी सिपाही विद्रोह फेल हो गया, ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। एक ऐसा देश जिससे वो बिलियंस कमा रहे थे, लेकिन इसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल को बर्बाद कर दिया, फार्मर पे हैवी टैक्स लगा दिए, फेमिनिस्ट आम हो गए। 1770 से 1900 तक 25 मिलियन इंडियंस मारे गए और इसमें ब्रिटिश पॉलिसीज का बड़ा हाथ था। सोचो 25 मिलियन, ये आज के कई कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज्यादा है। 1919 में इंडियंस का गुस्सा पीक पर था। फ्रीडम मूवमेंट जोर पकड़ रहा था। लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते थे। रिप्रेजेंटेशन शुरू किया, अरेस्ट, सेंसरशिप और नया लॉ, जो इस ट्रेजेडी का रीजन बना। द रोलेट एक्ट। एक मिनट के लिए सोचो, तुम 1919 में एक कॉमन इंडियन हो। तुमने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स के लिए लड़ाई लड़ी। 1.5 मिलियन इंडियंस ने उनकी हेल्प की, ये सोचकर कि शायद हमें थोड़ी आजादी मिलेगी। लेकिन क्या मिला? धोखा। 18 मार्च 1919 में ब्रिटिशर्स ने रोलेट एक्ट पास किया। ये क्या था? इस लॉ के अंडर वो किसी को भी बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकते थे और बंद कर सकते थे और प्रेस को सेंसर कर सकते थे। नो एविडेंस, नो क्वेश्चंस। इंडियंस ने इसे काला कानून कहा और बिल्कुल सही कहा। सोचो अगर आज तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें बिना वजह जेल में डाल दे तो कैसा लगेगा? यही गुस्सा इंडियंस में भर गया। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ एक नेशनल वाइड प्रोटेस्ट का ऐलान किया, एक हड़ताल, नॉन वायलेंट स्ट्राइक। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में शॉप्स बंद, काम बंद, लोग सड़कों पे। पंजाब में ये प्रोटेस्ट और भी इंटेंस था। पंजाब ने वॉर में सबसे ज्यादा सोल्जर दिए थे, लेकिन वहाँ रिवोल्यूशनरी स्पिरिट भी स्ट्रॉन्ग था। अमृतसर और लाहौर में बड़े बड़े रैलीज हो रहे थे। ब्रिटिशर्स नर्वस हो गए, उन्होंने पब्लिक गैदरिंग बंद कर दी और अमृतसर के लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया और इससे लोग और गुस्से में आ गए और यही गुस्सा जलियांवाला बाग तक ले गए। चलो सीन सेट करते हैं। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, बैसाखी का दिन है, पंजाब का बड़ा फेस्टिवल। जलियांवाला बाग एक इनक्लोज्ड गार्डन में हजारों लोग जमा है। कुछ फैमिलीज त्योहार मना रहे हैं, कुछ अपने लीडर्स की अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग बातें कर रहे हैं। मूड थोड़ा टेंस है, लेकिन पीसफुल। जलियांवाला बाग कोई फैंसी पार्क नहीं था, एक डस्टी ग्राउंड था जिसे हाई वॉल्स ने घेरा हुआ था और कुछ नैरो एग्जिट थे। लोग वहाँ सेफ फील कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक बड़ा हादसा होने वाला है। अब आते हैं जनरल रेजिनाल्ड डायर, अमृतसर का ब्रिटिश ऑफिसर। डायर एक स्ट्रिक्ट, एग्रेसिव बंदा था जिससे इंडियंस प्रोटेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब उसे पता चला कि जलियांवाला बाग में गैदरिंग है, उसने उसे थ्रेट समझा। बिना किसी वार्निंग के वो 50 सोल्जर के साथ वहाँ पहुँचा। राइफल के साथ उन्हें मेन एग्जिट ब्लॉक कर दिया और फिर शाम 5:30 में डायर ने एक ऑर्डर दिया। 10 मिनट तक सोल्जर ने 1650 राउंड्स फायर किए। लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, गिर रहे थे। कुछ लोग
कुएं में कूद गए, लेकिन वहाँ भी सफोकेशन से मारे गए। कोई छुपने की जगह नहीं थी। बूढ़े बच्चे औरतें किसी को नहीं छोड़ा। जब फायरिंग रुकी तो जमीन लाशों से दहक गए। ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक 379 लोग मारे गए और 1200 इंजर्ड हुए, लेकिन इंडियन एस्टिमेट के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ठीक से काउंट ही नहीं किया। उनके लिए इंडियन लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं थी। ये जनरल डायर कौन था और उन्होंने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? चलो इस बंदे के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। रीजनल डायर का जन्म 1864 में इंडिया में ही हुआ, एक ब्रिटिश फैमिली में। वो कॉलोनियल सिस्टम में बड़ा हुआ जहाँ इंडियंस को इन्फीरियर समझा जाता था। उसके लिए ब्रिटिश एम्पायर एक पवित्र चीज थी और कोई भी उस पर्सपेक्टिव के लिए थ्रेट करे उसे पसंद नहीं था। डायर ने बाद में कहा कि उसने फायरिंग इसलिए की ताकि इंडियंस को एक लेसन सिखाया जाए और फियर क्रिएट हो। उसके दिमाग में ये हत्याकांड कोई क्राइम नहीं था, ये उसका ड्यूटी था। सोचो, 100 ऑफ इनोसेंट लोगों को मार डाला और उसने लेसन बोला। लेकिन डायर अकेला नहीं था, ब्रिटिश सिस्टम ने उसे सपोर्ट किया। पंजाब में मार्शल लॉ था। ऑफिशियल जैसे मिचेल और डायर और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस हत्याकांड को प्रमोट किया। डायर के एक्शन एक्सट्रीम थे, लेकिन वो कॉलोनियल माइंडसेट को देखते हैं, कंट्रोल थ्रू फियर। यह हत्याकांड के बाद डायर ने कोई रिमोर्स नहीं दिखाया। उसने अमृतसर में और ह्यूमिलेटिंग पनिशमेंट शुरू की, जैसे इंडियंस को एक स्ट्रीट पे पेट के बल क्राउल करने का ऑर्डर दिया, जहाँ एक ब्रिटिश वुमेन पे अटैक हुआ था। ये जस्टिस नहीं था, ये बदला था। जलियांवाला बाग की खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैले। लोग शौक में थे। जो लोग पहले ब्रिटिशर्स के फेयरनेस पे बिलीव करते थे, उनकी आंखें खुल गई। रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज विनर, ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया और लिखा, अब वक्त आ गया है। महात्मा गांधी ने 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट, ब्रिटिश स्कूल का बाइकआउट, जॉब्स का बाइकआउट, मिलियंस ऑफ पीपल इसमें शामिल हुए। यह हत्याकांड एक टर्निंग पॉइंट था। हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको एक साथ लाया। स्वराज का सपना अब एक मास मूवमेंट बन गया। लेकिन जस्टिस का क्या हुआ? ब्रिटेन में डायर के खिलाफ एक इंक्वायरी हुई, हंटर कमीशन। रिजल्ट शॉकिंग था। नहीं इसलिए कि डायर को सजा मिली, बल्कि इसलिए कि उससे कोई बड़ी सजा नहीं दी गई। बस उसे पोस्ट से हटा दिया गया और पेंशन के साथ रिटायर कर दिया। और तो और ब्रिटेन में कई लोग ने उसे हीरो माना। एक फंड राइजिंग कैंपेनिंग पार्टी ने डायर के लिए 26,000 यूरो कलेक्ट किए, आज के हिसाब से ओवर 1 मिलियन यूरो। आप सोच सकते हैं कि एक मास मर्डरर के लिए पैसे कलेक्ट करना कितनी शर्म की बात है। लेकिन इंडिया में लोगों के जख्म ताजे थे। अमृतसर के फैमिलीज ने अपने कई मेंबर्स को खोए। सर्वाइवर्स के फिजिकल और इमोशनल दर्द रह गए। ये हत्याकांड सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये कॉलोनियल रूल के हर गलत चीज का सिंबल बन गया। आज जलियांवाला बाग एक नेशनल मेमोरियल है। वॉल पे बुलेट मार्क्स, वो कुआं जिसमें लोग मरे, These are preserved to remind us of the cost of freedom। लेकिन जलियांवाला बाग का लेगेसी सिर्फ एक जगह तक नहीं है, ये एक लेसन है रिसाइलेंस का। ये हत्याकांड ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को और तेजी दी। इसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे रिवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया। इसने गांधी के नॉन वायलेंस के रास्ते को दुनिया दिखाया। 1947 तक इंडिया फ्री हो गया, नहीं इसलिए कि ब्रिटिशर्स ने दिल बदला, इसलिए कि इंडियंस ने हार नहीं मानी। लेकिन इसका एक और पहलू है। 2019 में हत्याकांड के 100th ऑफ एनिवर्सरी पे ब्रिटेन ने सिर्फ रिग्रेट दिखाया, कोई फॉर्मल अपोलॉजी नहीं। ब्रिटेन अपने कॉलोनियल क्राइम को फुली एक्नॉलेज नहीं करता। और इंडिया में भी कुछ लोग कॉलोनियल पास्ट को ग्लोरीफाई क्यों करते? जलियांवाला बाग पावर के बारे में भी सोचने को मजबूर करता है। तब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे जुल्म किए। आज गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन या मेजोरिटी ग्रुप्स माइनॉरिटी पे दबाव डाल सकते हैं। टूल्स बदल गए लेकिन माइंडसेट नहीं बदला। तो 2025 में जलियांवाला बाग हमें क्या सिखाता है? चलो थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं। पहला, ये रिमाइंडर है कि फ्रीडम फ्री नहीं आती। जलियांवाला बाग में जो लोग थे वो सोल्जर नहीं थे, वो कॉमन इंडियन थे जो आजादी का सपना देख रहे थे। उनकी कुर्बानी ने हमारी इंडिपेंडेंस की राह बनाई। दूसरा, ये वार्निंग है अनचेक्ड पावर के खिलाफ। डायर अकेला नहीं था, उनके पीछे एक सिस्टम था जिसमें ह्यूमैनिटी से ज्यादा कंट्रोल इम्पोर्टेंट था। आज भी ऐसे सिस्टम है गवर्नमेंट में जो डिसेंट को दबाती है, मीडिया जो प्रोपेगेंडा फैलाती है, और पावर को हमेशा क्वेश्चन करो। तीसरा, ये यूनिटी का मैसेज है। 1919 में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ थे। इस बाग में उन्हें रिलीजन ने कभी नहीं बांटा। आज जब दुनिया डिवाइड हो रहा है, ये लेसन हमें याद रखना है। एक बात सोचो, अगर तुम इस दिन जलियांवाला बाग में होते तो क्या करते? चुप रहते या आवाज उठाते? हिस्ट्री सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है,
ये आज के चॉइस के बारे में। जलियांवाला बाग सिर्फ एक ट्रेजेडी की कहानी नहीं है, ये करेज, सेक्रीफाइस और होप की कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे वक्त कितना भी डार्क हो, हम उठ सकते हैं, लड़ सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें जलियांवाला बाग को हमेशा याद रखना है, न सिर्फ उसे रिमेम्बर करके बल्कि जस्टिस, इक्वलिटी और सच को भी। ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हमेशा करेज रहो, अवेयर रहो और कभी क्वेश्चन करना बंद मत करो। जय हिंद, जय भारत।